Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका हमारे चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एनालिसिस काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम तो हो गया उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो निकल गए, लेकिन अभी जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है। मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ? एनटीपीसी के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है वो हमारे एनालिसिस को देखकर समझ सकते हैं कि आज की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था। आप लोग डरिएगा नहीं, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है बस, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि आपका एग्जाम कल परसों है तो आज के क्वेश्चन से मिलता जुलता आपको लेकर चलना है, याद रख के चलना है, क्योंकि अभी मिलते जुलते प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम आज आज जितने भी हुए हैं, मतलब 5 जनवरी को जितने भी एग्जाम हुए उसके टोटल शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके, तो हम एनालिसिस शुरू करने से पहले आप लोग में जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आज के पहले शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल डांस डे है ना, ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं वो सब इस दिन को मनाते हैं। ओके, अच्छा, आप लोग ये आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई इंटरनेशनल डांस डे हम लोग क्यों मनाते हैं? तो एक फ्रांस के जाने माने डांसर थे। ठीक है, उनका नाम पूछेगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ, उनका नाम है जीन जॉर्जेस नोवेले। ठीक है, तो वो एक ऐसे डांसर थे, उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आपको याद ही होगा, पोटी श्रीरामल्लू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं के अनशन के कारण सबसे पहला राज्य बना था कौन? आंध्र प्रदेश। 1953 1953 की बात यह है, तो बाकी ये बातें तो आपको पता होगी ही। और पोटी श्रीरामल्लू, हो सकता है आपसे अगला प्रश्न ये भी पूछ दे कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? तो पोटी श्रीरामल्लू ये अनशन किए थे, भूख हड़ताल कर दिए थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तुरंत जवाहरलाल नेहरू जी बोले नहीं भाई चलो आंध्र प्रदेश बना दो। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आपको तो पता होगा बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। अच्छा, अभी पूछा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। अगला दिन आपसे पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माणकर्ता कौन है? तो उसके निर्माणकर्ता जो है राज राजेश्वर जी हैं। ठीक है, और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भी कहा है, यदि जगह में बताऊँ तो थंजावुर में है। ठीक है, या थंजौर जिसे आप लोग बोलते हैं। ओके, वहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि काफ़ी पुराने प्रश्न भी पूछे गए हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि देना बैंक और विजया बैंक को कौन सा बैंकों में जोड़ा गया था? तो ये हाल फिलहाल में विलय हुआ था, यदि आपको याद हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। और यदि नहीं याद है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? प्लीज़ हमारा करेंट अफेयर्स के वीडियोज़ को फॉलो किया कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि गांधी जी के द्वारा कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। ठीक है, कांग्रेस की ओर से ये भाग लिए थे। और एक प्रश्न जो काफ़ी पॉपुलर रहता है गोलमेज सम्मेलन से, वो ये पूछता है आपसे कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए ना, उसमें कौन सा एक कॉमन व्यक्ति था जो तीनों में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर का। ओके, अच्छा, आप लोग ये भी पूछिएगा कि भाई गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर जूम करता हूँ, आपके लिए स्पेस बनाता हूँ ताकि मैं साफ साफ लिख सकूँ। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ। पहला पहला जो हुआ नवंबर से लेकर जनवरी, मतलब नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ। ठीक है, दूसरा जो हुआ अगस्त 1931 में हुआ। ठीक है, जुलाई अगस्त में। और तीसरा जो हुआ फिर से वही नवंबर दिसंबर 1931 में हुआ। ओके, तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। सेकेंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें गांधी जी भाग लिए थे। ओके, और बाकी तीनों में कॉमन कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया, भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, अब इसी के बाद पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ओके, तो ये सारी हिस्ट्री की बात है। और आपको ये बात भी याद रखना है, क्वेश्चन यदि हिस्ट्री में पूछे जाते हैं तो ज़्यादा महात्मा गांधी से रिलेटेड होंगे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे। ओके, एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी ना के बराबर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि कुछ प्रश्न वैसे पूछे भी गए तो काफ़ी पॉपुलर जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। चलिए इस प्रश्न को ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि शेड्स ऑफ सैफरॉन
शेड्स ऑफ सैफरॉन एक किताब का नाम है, ठीक है। ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये सबा नकवी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मतलब इस बुक के लेखिका कौन है, सबा नकवी जी है। ये बुक पब्लिश हुआ था 2018 में, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कब का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, खासकर बुक्स में। तो ये 2018 का बुक्स है। इस बुक में क्या है, शेड्स ऑफ सैफरॉन, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा केसरिया का कहाँ तक भगवा का परचम है, ठीक है, वही इस बुक में दर्शाया गया है। तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक के सरकारों के बारे में वर्णन किया गया है, कैसे कैसे भाजपा स्पेशली फोकस्ड है भाजपा पर। ओके, आप लोग समझ जाइए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 8वें सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएनओ के 8वें सिक्योरिटी जनरल कौन थे। अभी जो है 9वें हैं, ठीक है, एंटेरियो गुटेरेस जो है ना वो 9वें हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 8वें कौन थे, तो 8वें कौन थे, बान की मून, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, बान की मून। और ये ईस्ट एशिया से बनने वाले पहले थे, ठीक है, सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएनओ के ईस्ट एशिया से बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ओके, आप लोग खुद ही गूगल करो। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था, आप लोग सीरियस मत होइए। बान की मून जो थे ना ये कोरिया के थे, ओके, इधर के थे, कोरिया के थे, और ये 2 बार लगातार यूएनओ के सिक्योरिटी जनरल रहे हैं, ओके, आप लोग याद रखिएगा, 2007 से 2016 तक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन एंजाइम बॉडी के कौन से ऑर्गन से निकलती है। जो पेप्सिन एंजाइम है ना वो मनुष्य के कौन से ऑर्गन से निकलती है, तो वो मनुष्य के अमाशय से निकलती है। और यदि आप लोग थोड़ा सा भी साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, एंजाइम्स, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा इसके बारे में कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, मेनली इसका काम है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। तो ये है अमाशय से निकलता है, इसका मेनली काम क्या है, प्रोटीन से पाचन करना, ओके। अच्छा, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़ कर जाइए, एंजाइम्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे ही, ठीक है, हर एक सेट में रहेगा, लगभग सेट में रहेगा, जितने भी एंजाइम्स, जितने भी महत्वपूर्ण एंजाइम्स किधर से निकलते हैं, ओके, ये सारे आप लोगों को पढ़ कर जाने की जरूरत है, एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि CAA का फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी पॉपुलर ये रहा था CAA पिछले साल, इसका फुल फॉर्म क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। लेकिन अभी जब ये कानून बन गया तो आपसे एक प्रश्न पूछा था इस बार के BPSC के एग्जाम में कि CAA कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, तो कब, 11 दिसंबर को, ओके, ठीक है, 11 दिसंबर को, आप लोग याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2019 को CAA पारित हो गया था, ठीक है। और CAA का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका भी फुल फॉर्म पूछा था। ट्राई के बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे, जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी आपको मोबाइल सुविधा देने वाले कंपनीज है, मोबाइल में नेटवर्क की सुविधा, इट मीन्स कि जियो, एयरटेल, ये सारे हैं, तो ये सारों पर नियंत्रण कौन करता है, तो ट्राई करता है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या कानून बनाने हैं, कैसे करना है, आपका ज़्यादा है, आपका कम है, ठीक है, ये सारे कंट्रोल करता है ट्राई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ओके। और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो प्रत्येक वर्ष अभी आ रहा है, देखिए जनवरी के महीने में एग्जाम हो रहा है, तो देखिए जनवरी का पूछने लगा है, ओके। तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती है, ठीक है, तो उन्हीं के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यदि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट क्या करना है कि विश्व का वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है, ओके, ये आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया था। फोर्ट विलियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, ये तो आपको पता होगा क्योंकि नाम से ही लग रहा है। कहाँ बनाया गया था, तो कोलकाता में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1681 ईस्वी में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो फोर्ट विलियम बनाया गया था ना, ये 3 गांव थे, ठीक है, जब बनाने की शुरुआत हुई थी तब 3 गांव को जब हथियाया गया था तो उसके जगह पर ये फोर्ट बनाया गया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। यदि नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या समझ नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ढोल सदिया पुल का नाम क्या रखा गया है, तो भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये भारत में सबसे बड़ी रिवर पर बनने वाली ब्रिज है, मतलब बनी हुई है, ठीक है,
नदी सेतु। पहले महात्मा गांधी सेतु पुल था, लेकिन अब ये भूपेन हजारिका पुल हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर जब महात्मा गांधी सेतु सुन रहे हैं कि नए तरीके से बनेगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो हो सकता है फिर से वो फर्स्ट पर आ जाए। लेकिन अभी कौन है? भूपेन हजारिका। इसकी जो लंबाई है ये 9 दशमलव मतलब 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। और साथ इतनी ही कुछ लंबाई अटल टनल की भी है, ठीक है। अटल टनल के लंबाई में भी आपसे पूछा गया था ना। हाँ चलिए, तो ढोला सदिया पुल का मैंने बताया। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि ढोला सदिया पुल जो है या भूपेन हजारिका सेतु जो है वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर नहीं, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी असम में है। ओके, इधर है असम में, ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न साइंस के फिजिक्स से कि न्यूटन की प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो आपको पता होगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़ता का नियम या जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। और इस नियम में क्या है? इस नियम में है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, यदि कोई वस्तु सोई हुई है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी, ठीक है। मतलब विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अच्छा, हो सकता है अब अगले दिन आपके सेट में यदि आप कल एग्जाम दे रहे हो तो आप में पूछ दे कि जड़त्व के नियम के कुछ उदाहरण। जैसे मान लो आपसे पूछ दिए कि गर्मी के दिन में, नहीं अभी ठंडा का दिन चल रहा है, ठंडा जब शुरू होने को था तो कंबल को आपको क्या करना है? कंबल से आपको धूल निकलता है। हाँ, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब कंबल से धूल निकलता है, कंबल को हम छड़ी से पीटते हैं और उससे धूल बाहर निकलता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है या जड़त्व के नियम का उदाहरण है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि IMF में शामिल कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी हाल फिलहाल में एक देश, ये अभी कंफर्म नहीं मैं कह सकता हूँ कि शामिल देश पूछा था या सदस्य पूछा था, तो मैं दोनों बात बता देता हूँ। तो IMF में शामिल कुल सदस्यों की संख्या 190 है, ठीक है। लेकिन जो देश शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंडोरा। काफ़ी पॉपुलर प्रश्न रहेगा, आगे SSC में भी जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। IMF का 190वां देश कौन सा हुआ? एंडोरा। अभी हाल फिलहाल में ही शामिल हुआ है, ठीक है। इसके पहले 189वां देश जो था वो कौन था? नॉर्वेगन राष्ट्र। बाकी एंडोरा के बारे में आपको पता होगा और IMF के बारे में भी जरूर पता होगा, ठीक है। IMF का क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ओके, बाकी बातें आपको जरूर पता होगी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो कौन नहीं है? भारत नहीं है। कौन कौन है? चीन है, रूस है, अमेरिका है, UK है और फ्रांस है, ठीक है। तो ये सब है, भारत नहीं है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। मैं बताऊंगा आपको, अभी तुरंत बताता हूं कि टोटल मेंबर कितने हैं। 115 है। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 इसमें क्या है? बीटो पावर यूज करने वाले हैं, मतलब कि परमानेंट मेंबर है। और बाकी 110 क्या है? नॉन परमानेंट है, अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और भारत भी इसी में आता है। अस्थायी सदस्यों को हर एक 2 वर्ष के बाद इलेक्ट किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में भारत इलेक्ट हुआ है, 1 जनवरी से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बातें होती है UNSC में, ठीक है। UNSC का फुल फॉर्म यदि आपसे कभी पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और हो सकता है आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत कितनी बार, कैमा बार UNSC का अस्थायी मेंबर चुना गया है? तो 7वीं बार। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व में सुली प्रोदोम जी हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, ठीक है। जब सबसे पहला नोबेल मिला था ना साहित्य में, कब मिला था? 1901 में, तो इन्हीं को मिला था। और यदि इंडिया में पूछ दे कि इंडिया में सबसे पहले साहित्य का नोबेल किसे मिला, तो आपको पता होगा 1913 में किनको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। तो ये 2 बात थी, आपको याद रखने की जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाला भी पूछ सकता है, ठीक। साथ ही साथ आप लोग 2020 में भी किन्हें मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल, ये भी आप लोग याद रखकर चलिएगा। किन्हें मिला है बताइए आप लोग? लुईस ग्लुक, ठीक है, वाह। तो लुईस ग्लुक को मिला है। ओके, याद रखिएगा। वैसे आप लोग को यदि देखना है नोबेल प्राइज का वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक भी बताया गया, साथ ही साथ MCQ भी कराए गए हैं। ओके, लेकिन देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। अभी हम लोग फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राउरकेला प्लांट को कब स्थापित किया गया था? तो राउरकेला प्लांट को 1955 में स्थापित किया गया था। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। अभी हाल फिलहाल में यदि आप लोग करंट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको याद होगा राउरकेला में ही भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनने वाली है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन में कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन रखता है? तो डेंड्राइट्स, ठीक है। न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होता है
मान लीजिए ये मैंने न्यूरॉन का एक इमेज बनाया। न्यूरॉन का इमेज किस तरह से होता है मुझे आता नहीं है, मेरा बायोलॉजी काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है, ओके ठीक है। तो ये आप मान लीजिए न्यूरॉन है, तो इसमें जो ये शुरू में गुच्छे गुच्छे टाइप का होता है, गुच्छानुमा होता है, बालनुमा, तो इसी को डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी में न्यूरॉन जो है ना अपना इन्फॉर्मेशन सेव रखता है, ओके। यही इन्फॉर्मेशन लेने और देने का काम करता है। कौन? डेंड्राइट्स। ये जो बालनुमा होता है उसी को बोलते हैं, ओके। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा गया था, शायद यही प्रश्न था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली की अध्यक्षता में, अली बंधुओं, ठीक है, अली बंधुओं से इन्हें ज़्यादा याद रखा जाता है, ओके। और एक बात और, खिलाफत आंदोलन कब से कब तक हुई थी, तो 1919 से 24 तक हुई थी, ओके। देखिए बेसिकली ये खलीफा आंदोलन था, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो उसमें ये शर्त रखा गया था इंडिया द्वारा कि भाई तुर्की में जो मुसलमान हैं उनको कुछ नहीं किया जाए। तो ये लोग लेकिन क्या किए, वर्ल्ड वार जब जीत गए तो तुर्की में जो खलीफा का वही पद था, इंपॉर्टेंट पद था, उसे ही समाप्त कर दिया। तो वही एक आंदोलन था, खलीफा आंदोलन, जो बिगड़ते बिगड़ते इंडिया में आकर खिलाफत आंदोलन हो गया। और ठीक है, और उस समय के लाइमलाइट में रहने वाले गांधी जी जो थे वो क्या किए, वो भी इस आंदोलन से आकर जुड़ गए और ये आंदोलन काफ़ी पॉपुलर हो गया, ओके। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में ये बातें थी। अभी आप लोगों ने खिलाफत आंदोलन को बढ़िया से समझा, ठीक है। अगले प्रश्न को बताने के फिराक में मैंने एक प्रश्न को मिस कर दिया, आइए उस प्रश्न को भी देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था आज के एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आपको पता होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस मतलब वैसा डिवाइस जिसमें हम कोई काम करें तो वो इनपुट मतलब कंप्यूटर में जाए, और आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट दे। जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, वो क्या है, हमें रिजल्ट देता है, दिखाता है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया। साउंड क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस में क्या होगा, आप लोग बताइए। माउस इनपुट डिवाइस है, उससे काम करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इससे पूछा गया था, ओके। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सीएम ऑफ गोवा अभी कौन है, प्रमोद सावंत जी है। इसके पहले कौन थे, मनोहर पर्रिकर जी थे, जिनकी देहांत हो गई, ओके। उनके बाद इन्हें बनाया गया, किन्हें, प्रमोद सावंत जी को। तो आपको तो ये पता ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न, पॉपुलर प्रश्न था कि ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट पोर्ट मतलब भारत में जो सबसे पुराना पोर्ट है वो कहाँ है, तो कलकत्ता का जो पोर्ट है वो भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, ठीक है। कोलकाता का पोर्ट जो है ना, हल्दिया, बेसिकली हल्दिया में है। तो ये एक रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, मतलब नदी पर स्थित पोर्ट है। ये भी आपसे पूछता है कि रिवराइन पोर्ट भारत का कौन सा है, तो हल्दिया, ओके, कलकत्ता हल्दिया। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यदि आपसे अगला प्रश्न पूछ दे कि भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है, तो आपको कलकत्ता हल्दिया मारना है, ओके। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ओल्डेस्ट न्यूक्लियर स्टोरेज कहाँ है, तो ये बिहार में। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। अगले प्रश्न को डायरेक्ट देखिए कि गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन है, तो गवर्नर ऑफ सिक्किम गंगा प्रसाद जी है। वैसे तो आप लोग सारे राज्यों के गवर्नर को एक बार देख लीजिएगा, लेकिन खासकर 2020 में जितने भी गवर्नर इधर से उधर हुए, फेरबदल किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे हिंदी बेल्ट का और नॉर्थ ईस्ट का, इन सारे राज्यों का आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। शायद पूछा गया था आज LIFO या FIFO, कंफर्म नहीं है कि कौन सा पूछा गया था, इसलिए दोनों का बताया जा रहा है। फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है। तो LIFO का फुल फॉर्म होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, और FIFO का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे थे, इसका डिफर है, सबका मत अलग अलग है, ठीक है। जैसे सरकार उस समय बताई थी कि मात्र 200 लोग मरे थे, ब्रिटिश सरकार, लेकिन अनऑफिशियल डाटा के अनुसार पता चलता है कि 2000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। जबकि यदि आप लोग जालियांवाला बाग में जाइएगा तो 388 लोगों का उधर नाम लिखा हुआ है शहीदों की सूची में, ठीक है। तो जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आपको फिल करने की ज़रूरत होगी, ओके। तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH2। ये तो काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है। MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा था कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, ओके। बस ज़्यादा कुछ इसके बारे में और बताना है नहीं, बस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है या कब से मनाया जाने लगा।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ये शायद पूछा था, या किनके लिए मनाया जाता है ये पूछा था, यह कन्फर्म नहीं है। आप दोनों चीज़ जानिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था पीसी महालनोबिस का। ठीक है, तो और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोनों बातों को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? देखिए, एक ही दिन राज्यपाल से दो दो प्रश्न पूछ दिया, और महाराष्ट्र तो अभी काफ़ी पॉपुलर है। तो महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ओके, चलिए अभी मैं कुछ देर पहले पूना पैक्ट की बात कर रहा था, फिर से पूना पैक्ट आ गया। पूना पैक्ट कब हुआ था? गोलमेज राउंड, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसके बाद हुआ था। ठीक, देखिए आप लोगों को कुछ कुछ प्रश्न देखकर लग रहा हो कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो हाँ, कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ओह, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ मतभेद हुआ था, तो उसी को हल किया गया पूना पैक्ट में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए हम लोग। आप भी देखिए कि हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान आप लोगों को पता होगा पन्ना में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना एक नेशनल पार्क भी है, पन्ना एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, बाबर का एक महत्वपूर्ण युद्ध खानवा का युद्ध पूछ दिया है, तो ये तो आपको एकदम रटा हुआ होगा, ओठ पर होगा। ये मेडिएवल हिस्ट्री का है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर के जो चारों महत्वपूर्ण युद्ध थे वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह की शुरुआत 20 अगस्त 1921 में हुई थी। मोपला विद्रोह के बारे में पूछा था एक प्रश्न और कि ये कहाँ हुआ था, अब पूछा गया है कब हुआ था। तो देखिए प्रश्न रिलेट करके पूछ रहे हैं, तो जितने भी प्रश्न है उससे क्या क्या रिलेट प्रश्न बन सकते हैं ये तो मैं बताता भी हूँ, कुछ अपना भी आप लोग सेंस यूज करके बना लेना। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत की सबसे पुराना बांध। तो भारत का जो सबसे पुराना बांध है अनीकूट बांध है, और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। इसका मतलब दक्षिण भारत में स्थित है। ओके, बाकी कावेरी नदी के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होगी। एक प्रश्न और कंप्यूटर से था जो हमें मिल पाया कि फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यदि आपको शिफ्ट 1 का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दीजिए। ओके, और यदि नहीं दीजिएगा तो कोई भी बात नहीं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये भी समझ आए कि शिफ्ट 2 में किस प्रकार के प्रश्न थे। ठीक है, आइए अब 5 जनवरी के दूसरे शिफ्ट के प्रश्न को जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस दूसरे शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग पीडीएफ डॉक्यूमेंट को यूज करते होंगे, कहीं भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, सर प्लीज़ पीडीएफ दे दीजिए। तो पीडीएफ क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब वैसा डॉक्यूमेंट जिसे आप कहीं भी इजीली इधर से उधर ले जा सकते हो। ओके, तो ये होगा पीडीएफ। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न काफ़ी लॉलीपॉप प्रश्न है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरल। तो ये दोनों काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है और काफ़ी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पोंगल किधर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये भी आपको कन्फर्म याद होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे संगाई महोत्सव। ठीक है, संघाई या संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चीन में नहीं, संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, संगाई महोत्सव मणिपुर में। और एक और पॉपुलर प्रश्न जो काफ़ी बार पूछा गया, महोत्सव जब है तो उसके बारे में जानिए। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल कहाँ? नागालैंड में। ठीक है, लोसार फेस्टिवल, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। लोसार फेस्टिवल ये कहाँ है? ये लद्दाख में या सिक्किम में। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। चलिए काफ़ी लॉलीपॉप प्रश्न फिर से अगला है कि कैपिटल ऑफ मेघालय। तो कैपिटल ऑफ मेघालय कौन है? शिलोंग है। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि कोल्डेस्ट डिजर्ट कहाँ है? तो कोल्डेस्ट डिजर्ट ये इंडिया का पूछ रहा है या वर्ल्ड का पूछ रहा है, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। और यदि इंडिया का पूछ रहा है तो आपको पता होगा जो डिजर्ट लद्दाख में है, चांगथांग शीत मरुस्थल, आप लोग नाम सुने होंगे, तो वो कोल्डेस्ट डिजर्ट है इंडिया में। बाकी इंडिया में तो 2 ही डिजर्ट है, एक कोल्डेस्ट डिजर्ट, एक हॉट डिजर्ट थार वाला, और एक और कच्छ का रण जिसे बोलते हैं आप लोग। ये 3 डिजर्ट है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि माजुली द्वीप कहाँ है? तो नदी द्वारा बनाई जाने वाली सबसे बड़ी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कहाँ है? असम में है। और किस नदी द्वारा बनाई गई है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ओके, आपको ये बात कंफर्म पता होगी, नहीं पता है तो आप लोगों ने अभी तुरंत जाना होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि चेयरमैन ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो अभी वीके यादव हटे हैं, उनके जगह पर सुनीत शर्मा उनका स्थान लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है कि ऑप्शन में पहले वाला पूछ रहा है या अभी वाला पूछ रहा है। यदि पहले वाला पूछेगा तो वीके यादव को, और यदि अभी वाला पूछेगा तो सुनीत शर्मा के, और चांसेस बहुत कम है कि अभी वाला पूछे। तो आई होप आप पहले वाला ही बनाए होंगे और पहले वाला ही पूछा होगा। ओके, चलिए एक और बात, अभी जो वीके यादव, विनोद कुमार यादव इनका पूरा नाम है, इन्हें एक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर अवार्ड था, साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया था किन्हें, विनोद कुमार यादव को। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ, कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले नरेंद्र मोदी नहीं, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किनकी बेटी? जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने वाली सबसे पहली महिला, और अभी तक यही सिर्फ एक महिला है जो प्रधानमंत्री बनी है भारत की। कौन? इंदिरा गांधी। ओके, अगला प्रश्न भी काफ़ी पॉपुलर है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे, इसके बारे में तो आपको कन्फर्म याद होगा, और यदि इसके बारे में आपको नहीं पता है तो भाई आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो तैयारी। चलिए कोई बात नहीं, आपको अवश्य पता होगा इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। अच्छा, मैं इतना जोर दे के क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, क्योंकि मोदी जी ही ने इस डे को मनवाने में सबसे बड़ा योगदान है, मोदी जी और रामदेव जी के। ओके, तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग के प्रतिपादक कौन? पतंजलि। चलिए इतनी चीज़ आपको याद होगी। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली। तो बॉम्बे से थाने तक। कब चली थी भाई? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल। ओके, तो यही प्रश्न पूछा था आपसे। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी पॉपुलर है, लॉलीपॉप है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का बचपन में क्या नाम था। गौतम बुद्ध को बचपन में क्या बोलते थे? सिद्धार्थ बोलते थे। ठीक है, और बाकी गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होगा बहुत सारी बातें, और यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा इनके बारे में। मैं यदि इनके बारे में बताने लगूंगा ना तो क्या होगा पता है, पूरा का पूरा क्लास बीत जाएगा इसी में। चलिए कोई नहीं, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हेडक्वार्टर या चेयरमैन ऑफ एडीबी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। ओके, और इसके जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? एम आशाकावा जी है। ठीक, अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 72 है, और फर्स्ट पर कौन था? स्विट्जरलैंड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री इंडिया में कहाँ स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री इंडिया में केरला के कालीकट में स्थापित की थी। ठीक है, तो ये बातें तो आपको पता होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी प्रश्न है कि नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। सीमांत मतलब क्या होता है? सीमा के उस पार। तो जी हाँ, पाकिस्तान में गांधी जी के जैसा ये बर्ताव करते थे, सब कुछ गांधी जी के जैसा था, तो इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा गया। ठीक है, मतलब सीमा के उस पार भी एक गांधी है जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के थे। चलिए इस प्रश्न को मैं कर ही चुका हूँ। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के बाद पहले रेल मंत्री कौन बने थे। तो आज़ादी के बाद पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। देखिए रेलवे का प्रश्न है, तो रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवे से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। और रेलवे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप लोग कहो तो मैं उस पर तुरंत वीडियो ले आऊँगा। 40-50 क्वेश्चन का MCQ होगा कि रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो आज़ादी के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जितने भी डेज है उसके पूछने के आधार पर लग रहा है कि दिसंबर जनवरी के आसपास का डेज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। तो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा एलोरा तो काफ़ी पॉपुलर है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में भी शामिल है, तो इसके बारे में तो आपको जानना ही है और आप लोग जानते भी होंगे ऑफ कोर्स। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि विच इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क की ज़रूरत होती है, क्रोम की ज़रूरत होती है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये आपका उत्तर होगा। आप क्या क्या ऑप्शन थे वो मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसे मैं भी होल्ड पर रखता हूँ। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत चीन 1962 के युद्ध के दौरान किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो ये प्रश्न भी मैं होल्ड पर रखूँगा। ठीक है,
इस प्रश्न का हो सके तो आप लोगों को उत्तर पता चले तो आप लोग उत्तर कमेंट करके मुझे जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कि भारत चीन 1962 के युद्ध के दौरान किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। ओके, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातें जानते चलिए। जैसे लंबी नदी, उसका क्या उसको बोलते हैं करेंसी, उसकी राजधानी, उसके जो अभी राजनयिक प्रमुख है, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी इधर के प्रमुख हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय आया था। तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा, व्यापार करने के लिए। आपको पता होगा कब आया था? 1498 में। कौन सा राजा था? जमोरिन ने इसका काफ़ी स्वागत किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर कि डल झील कहाँ है। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है कि कुल्लू घाटी किस किस के बीच में है। तो कुल्लू घाटी मतलब कौन कौन सी श्रेणी के बीच है हिमालय की। तो कुल्लू घाटी कहाँ है? पहले कुल्लू मनाली, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू घाटी जो है, जो हिमालय की धौलाधर और पीर पंजाल रेंज है ना, उसके बीच में है कुल्लू घाटी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिसमस कौन से मौसम में मनाते हैं। तो ऑब्वियसली अभी सूरज किधर है? दक्षिणायन है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी पड़ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिसमस किस में मनाएंगे? ग्रीष्म ऋतु में मनाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रश्न था, टेक्निकल प्रश्न था। यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो आप लोग आसानी से बना लोगे। आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 2019 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में किया गया। देखिए ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है ना, वो काफ़ी पॉपुलर रहता है और इसे जो मतलब कब कहाँ किया जाएगा ये भी पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है, देखिए यदि मैं ब्रिक्स लिखता हूँ BRICS ब्रिक्स लिखता हूँ, तो देखिए 2019 में कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। तो अगला कहाँ होगा? 2020 में कहाँ हुआ था? रूस में। 2021 में इस वर्ष कहाँ होगा? इंडिया में। फिर कहाँ होगा? चाइना में। फिर कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये शेड्यूल रहता है, इसके नाम के अनुसार से इसके जो सम्मेलन होते हैं वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो 2019 में ब्राज़ील में हुआ, तो अबरी अक्षर के हिसाब से रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, मतलब इस वर्ष इंडिया में होना है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न के एनालिसिस। ओके, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ऐसा मुझे विश्वास है, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के साथ जो करना है आप लोगों को कीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि प्रश्न के लेवल कैसे हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। ओके, बस खाली आप लोग इत्मीनान से बिना प्रेशर के एग्जाम दो और बढ़िया करो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को जिनका जिनका एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा। शिवम साइनिंग ऑफ।